हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में हम स्वागत है। दोस्तों, जब हम छोटे छोटे नौनिहालों को पीठ पर भारी बस्ता लिए हुए देखते हैं तो हमारा मन द्रवित हो उठता है। इस बस्ते के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ही एक समिति का गठन हुआ, जिसे यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम यशपाल समिति की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अपनी पहली स्लाइड। विद्यालय विद्यार्थियों के शैक्षिक भार को कम करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। दोस्तों, जो विद्यार्थियों के ऊपर शैक्षिक भार है उसको कम करने के उद्देश्य से जो भारत सरकार थी मार्च 1992 में एक समिति का गठन करती है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति का। ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष यूजीसी के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर यशपाल थे, और जो ये राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई जाती है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं प्रोफेसर यशपाल, जो क्या थे, यूजीसी के पूर्व प्रमुख थे। इसलिए इस समिति को यशपाल समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस समिति को यह विचार करना था कि सभी स्तरों, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक बोझ को कैसे कम किया जाए तथा शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए। ठीक है। इस समिति को सभी स्तरों की जांच करनी थी, लेकिन क्या विशेषकर प्राथमिक स्तर पर इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी कि शैक्षणिक बोझ को कैसे कम किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। समिति ने देश के प्रचलित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों, शिक्षा बोर्डों, अभिभावकों से विचार विमर्श किया। अब समिति करती क्या है, जो उस समय प्रचलित पाठ्यक्रम थे, शिक्षा बोर्ड थे और जो पुस्तकें थीं, और अभिभावकों से भी क्या करती है, विचार विमर्श करती है। तथा 15 जुलाई 1993 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दिया, और 15 जुलाई 1993 को क्या करती है, अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप देती है, जिसका शीर्षक क्या होता है, बोझ रहित अधिगम। जिसका शीर्षक होता है समिति, जो रिपोर्ट होती है, बोझ रहित अधिगम। इसको शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है। जो रिपोर्ट सौंपी गई उसको शिक्षा बिना बोझ के या बोझ रहित अधिगम भी कहते हैं। उद्देश्य की बात करेंगे, शिक्षा के सभी स्तरों, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के बोझ को कम करना इसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। चलिए अब आगे देखते हैं। समिति ने सभी पक्षों से विचार विमर्श करके समस्या की जड़ निम्नलिखित को पाया। समिति ने क्या किया, अभिभावकों से, शिक्षा बोर्डों से, सभी से विचार विमर्श करके ये पाया कि समस्या की जड़ कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण अक्सर विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें विद्यालय की कक्षाओं और विद्यार्थियों की कम जानकारी होती है। इसने पहला समस्या क्या पाई, जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो कौन करता है, विश्वविद्यालय के शिक्षक करते हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं होता छोटे बच्चों का। ठीक है, कि उनको कैसे शिक्षा दी जाए या किस प्रकार का उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा है प्रतिस्पर्धा आधारित सामाजिक वातावरण की समस्या मुख्य कारण है। दूसरा कारण उसने क्या बोला, प्रतिस्पर्धा आधारित सामाजिक वातावरण। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए। ठीक है, तो ये भी क्या इसका एक समस्या या मुख्य कारण है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षण के दौरान टीचरों का जो स्कूल ट्रेनिंग दी जाती है वह मात्र एक औपचारिकता है। जैसे कि आप जानते हो कि शिक्षण के दौरान टीचरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि क्या है, सिर्फ औपचारिकता मात्र ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकें परीक्षा उन्मुख हैं, उनमें केवल जानकारी और आंकड़े हैं। जो हमारे नौनिहाल पुस्तकें पढ़ रहे हैं, पाठ्य पुस्तकें पढ़ रहे हैं, वो केवल क्या कर रहे हैं, जानकारी और उनमें आंकड़ा है, जो सिर्फ क्या करती है, उनको सिर्फ पेपर के लिए या परीक्षा के लिए ही तैयार कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम को पूरा करना अपने आप में उद्देश्य बन गया है और शिक्षक भी यही कर रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा पाठ्यक्रम है कि शिक्षक क्या करता है, उसको ही पूरा करने में लगा रहता है, और यही उसका उद्देश्य भी बन गया है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इन समस्याओं को जानने के बाद जो समिति ने रिपोर्ट दी, उसकी संस्तुतियाँ, सुझाव निम्न है। पहला क्या है, शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा हो, व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रस्तुत करने वाली प्रतियोगिताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। पहले उसने सुझाव ये दिया, संस्तुति ये दी कि जो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, केवल मातृभाषा होना चाहिए, और जो चीज़ें व्यक्तिगत उपलब्धियों को दर्शाती हों या जो प्रतियोगिताएं व्यक्तिगत उपलब्धियों को दर्शाती हैं उनको क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पुस्तक न हो, भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। उसने कहा कि जो प्राथमिक स्तर उसमें गणित की पुस्तक नहीं होनी चाहिए, और जो भाषा पढ़ाई जाए वो क्या, जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। 6 से 8वीं तक स्वतंत्रता के बाद का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए।
जो 6 से 8वीं तक की क्लास हैं उनमें क्या है, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। गणित को रटाने के बजाय समझाने पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालयों को शिक्षक सहायक सामग्री की खरीद और मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। जो शिक्षक सहायक सामग्री है उसके लिए क्या करना चाहिए, पर्याप्त धन देना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि शिक्षक सामग्री अगर अच्छी होती है तो बच्चे उससे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको समझ में भी आता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नवाचारों के लिए समर्पित स्वैच्छिक संगठनों को पाठ्यक्रम, पाठ पुस्तक निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण की स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो संगठन है कुछ नवाचार करना चाहते हैं शिक्षा में, उनको क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण, पुस्तक निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण की स्वतंत्रता देनी चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में शिक्षकों को भी भाग लेना चाहिए। अब जो पाठ्य पुस्तकें बनाई जा रही हैं या पाठ्यक्रम जो बनाया जा रहा है उसमें शिक्षकों को भी भागीदार बनाना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सही समस्याओं से अवगत हैं। नेक्स्ट है, सीबीएसई के अंतर्गत केवल केंद्रीय और नवोदय विद्यालय होने चाहिए। शेष का संबंध राज्य शिक्षा बोर्डों से कर देना चाहिए। जो सीबीएसई के अंतर्गत केवल क्या होना चाहिए, केंद्रीय और नवोदय विद्यालय होने चाहिए, और बाकी का संबंध किससे होना चाहिए, राज्य शिक्षा बोर्डों से। क्यों, क्योंकि जो राज्य शिक्षा बोर्ड है वो राज्य को, अपने लोगों को अच्छी तरह समझते हैं, तो उसी अनुसार वो पाठ्यक्रम बनाएंगे और उसी अनुसार वो शिक्षा प्रदान करेंगे। नर्सरी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार को समाप्त कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि जो नर्सरी स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, उनमें क्या होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, साक्षात्कार होते हैं। छोटे बच्चे इससे क्या होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, तो उन्होंने सुझाव दिया इनको क्या करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, निजी विद्यालयों को मान्यता देने के नियमों को सख्त बनाना चाहिए। नेक्स्ट सुझाव उसने समिति ने यह भी दिया कि जो निजी विद्यालय हैं उनको मान्यता देने के नियम कठिन बनाए जाने चाहिए। उससे क्या होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। हम देखते हैं कहीं पे विद्यालय है वहाँ पे टीचरों की कमी है, बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो इन नियमों को क्या करना चाहिए, कठिन बनाना चाहिए। नेक्स्ट सुझाव उसने दिया, शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से घटाकर 1:30 करना चाहिए। नेक्स्ट समिति ने सुझाव ये दिया कि जो पहले शिक्षक छात्र अनुपात जो था 1:40 था, मतलब 1 शिक्षक था और 40 छात्र थे, उनको घटा के क्या करना चाहिए, 1:30 करना चाहिए, यानी 1 शिक्षक पे 30 छात्र होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार बनाकर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था तथा इस 38 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। देखिए जो हमारी रिपोर्ट आई थी 1992 यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक से, इसी को आधार बनाकर 2005 में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। और एनसीएफ 2005 जो था उसमें कितने सदस्य थे, 38 सदस्य थे, और उसके भी अध्यक्ष क्या थे, प्रोफेसर यशपाल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यशपाल समिति 1992-93 के अलावा एक समिति 1909 में भी बनाई गई थी, इसके भी अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। देखिए जब क्वेश्चन आता है कि यशपाल समिति के बारे में बताओ तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1992-93 वाली ये समिति पूछी जा रही है, सन 2009 वाली पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसमें अंतर कर लें, जो ये 92-93 वाली थी ये क्या था, प्राथमिक शिक्षा पे जोर देती है, जबकि जो समिति 2009 में बनी थी ये किस पे जोर देती, उच्च शिक्षा पे, और इसके भी अध्यक्ष कौन थे, यशपाल थे। इस समिति का गठन यूजीसी और एआईसीटीई की भूमिका की गतिविधियों की अध्ययन और भारत में उच्च शिक्षा कार्यान्वयन में उनकी भूमिका का आकलन करने के लिए किया गया था। ये जो समिति 2009 में बनी थी ये किसके लिए बनाई गई थी, एआईसीटीई की भूमिका, गतिविधियों का अध्ययन और भारत में उच्च शिक्षा के कार्यान्वयन में उनकी क्या भूमिका है इसके आकलन करने के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा यशपाल समिति। आशा करते हैं आपको इस समझ में आई होगी। धन्यवाद।